हिंदी कहानी की परंपरा से बहुत भिन्न तरह की प्रकृति की कहानी है और मैं समझता हूँ कि उसको उस परंपरा के भीतर कम से कम भाषा और उसके ट्रीटमेंट के स्तर पर कहीं से शामिल किया भी नहीं जा सकता। कभी ये चर्चा होती रही है कि कुछ कहानीकार बराबर दावा करते रहे कि हमने हिंदी कहानी का पाठ बदल दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि 50 और 60 के दशक में जिन दो कहानियों ने हिंदी कहानी के पाठ को सचमुच बदला था, उनमें से एक थे मुक्तिबोध और दूसरे थे मलय। न मुक्तिबोध की कहानियों की चर्चा होती है और न ही मलय की कहानियों की चर्चा। यही बात है कि कहानी के इतिहास में न उस दौर में न आज भी इन दोनों लेखकों की कहानियों को कोई महत्व दिया गया। मैं समझता हूँ कि अगर हिंदी कहानी की समूची परंपरा की ठीक तरह से व्याख्या की जाए तो शायद इन दोनों कहानियों को कहानीकारों को अनदेखा नहीं। मुक्तिबोध तो उस दौर में जो तमाम कहानी आंदोलन हुए थे उस दौर में हाशिए पर डाल दिया गया, क्योंकि चर्चा तो नई कहानी की होती थी। नई कहानी में न परसाई थे न मुक्तिबोध थे। बाद के दौर में जो कहानी और उसके बाद का जो शोर शराबा हुआ उसमें आप ये पाएंगे कि मलय जी जैसे लेखक भी हाशिए पर ही। शायद इसका कारण ये भी रहा होगा कि ये कहानियाँ मुझे मालूम है कि पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई, लेकिन ठीक तरह से ये पत्रिकाओं में शायद प्रकाशित ना भी हुई, मुझे इसके कोई अंदाज़ा नहीं। लेकिन ये ज़रूर है तो हम देखते भी हैं कि उनकी कोई चर्चा आज भी नहीं है। मुझे तो शिकायत इस बात से भी है कि मलय जी की कविताओं की भी चर्चा नहीं। मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है आलोचकों को जिन्होंने मलय जी पर लिखा हो, लेकिन मुझे विजय कुमार का वो लेख आता है, छोटा सा लेख है लेकिन उसकी याद मुझे आती है, जिसमें वो उनकी खूबियों की चर्चा करते हैं, उनकी खामियों की चर्चा करते हैं। छोटा सा वो लेख ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए मलय जी की कविता को समझने के। उस लेख का शीर्षक भी बड़ा दिलचस्प है, जबलपुर में मलय कविता लिख रहे हैं। और उस लेख की शुरुआत में विजय कुमार जी ने स्पष्ट किया है कि ये दरअसल नरेंद्र जैन की कविता की एक पंक्ति थी और इस पंक्ति का इस्तेमाल करते हुए एक विडंबना की तरफ उन्होंने इशारा किया है कि मलय जी की चर्चा नहीं हो। इसी क्रम में ये पंक्ति आती है। जो बात तकरीबन 30 वर्ष पहले विजय कुमार जी ने कही थी, मुझे लगता आज भी ये बात सही मालूम पड़ती है कि हिंदी कविता की समूचे इतिहास में अगर गौर से देखें तो मलय जी की जो जगह होनी चाहिए थी वो अभी स्थिर नहीं हो पाई, क्योंकि उन पर कायदे से चर्चा ही नहीं हुई। लेकिन आप पाएंगे कि उनके यहाँ जीवन को देखने की एक वैकल्पिक दृष्टि, रचनात्मक दृष्टि में बात कर रहे हैं, वैचारिक दृष्टि नहीं। वैचारिक दृष्टि तो प्रगतिशील धारा के रचनाकारों के अंदर लगभग समान है। विचारधारा से अलग अगर हम देखें तो जीवन और रचना के ट्रीटमेंट के लिहाज से एक नई और भिन्न दृष्टि बोध के यहाँ भी मिलती है और मलय जी के यहाँ भी मिलती है। दूसरी बात एक और जिसने मेरा ध्यान खींचा, और वो शायद इसलिए भी कि मैं जब किसी लेखक को जो मेरे शहर से जुड़ा हुआ रहा है वो पढ़ता हूँ तो उसके अंदर अपना शहर ढूंढता हूँ। आप अच्छा कहें या बुरा, लेकिन ये मुझे लगता है कि ऐसा मुझसे होता है। चाहे मुक्तिबोध को पढ़ूँ या विनोद कुमार शुक्ल को पढ़ूँ या मलय जी को पढ़ूँ, कि कम से कम 2 कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें राजनांदगांव का पूरा परिदृश्य मिलता है। वो पूरा माहौल, वो सारा वातावरण और सारा का सारा भूगोल, जैसे वो एक स्थान का जिक्र करते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जाहिर है दिग्विजय महाविद्यालय और महाविद्यालय के कक्ष का जिस तरह से विनोद कुमार शुक्ल ने अपनी कहानी महाविद्यालय में वर्णन किया है, कुछ वैसा ही उसके भिन्न वर्णन मलय जी ने भी किया। वैसे ही वो एक मिल का जिक्र करते हैं और उस मिल का जो मैनेजर है उसके अधीन काम करने वाला एक क्लर्क है जो उस मैनेजर के दबाव को बहुत भयानक तरीके से महसूस करता है। पूरी कहानी उसकी प्रतिक्रिया है और उस प्रतिक्रिया में ये भी शामिल है कि उस बिल के द्वारा
एक हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है जिसमें बिल को अनावश्यक रूप से घसीट लिया गया है, उसी कोई आवश्यकता नहीं, इसका भी ब्यौरा कहानी है। तो इस तरह से भी मैंने मलय जी को कहानी को पढ़ने की कोशिश की, शायद कोई और ऐसा ना पढ़े, क्योंकि राजनांदगांव शहर का व्यक्ति ही इस तरह से उसको पढ़ सकता है। बहरहाल एक छोटी सी दिलचस्प बात है ये, वरना शायद इसका कोई महत्व ना भी हो, क्योंकि नए समीक्षक न्यू क्रिटिसिज्म के लोग हैं, वो ये मानते हैं किसी भी लेखक के जीवन को उसकी रचना के साथ जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि इससे रचना की स्वायत्तता भंग होता है। रचना की संवेदना जो है वो उस दृष्टि के भीतर समा जाती है, यानी स्थानीयता उस संवेदना को अपने अंदर जज्ब कर लेती है और लेखक पाठक उस निगाह से रचना को पढ़ने लगता है। इसलिए स्वायत्तता जो है वो चरम मूल्य है, ये उन्होंने ऐलान किया हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ और जाहिर है कि मार्क्सवादी आलोचना भी इसी तरह से रचना को देखती है कि वो उसे तमाम तरह के संदर्भों के बीच जानने समझने की कोशिश करती है, स्वायत्तता की रक्षा करती है। और मुझे कहने दीजिए, हालांकि ये वक्त कहने का नहीं है, लेकिन बार बार ये बात मुझे लगता है कि कहना चाहिए कि मुक्तिबोध ऐसे लेखक थे जो रचना की समाज निष्ठता के साथ साथ उसकी स्वायत्तता को भी बराबर महत्व देते हैं। आप उनके लेखन से गुजरते हुए आप पाएंगे कि वो किसी भी रचना के इस पक्ष की कभी उपेक्षा नहीं करते। और आज भी मुक्तिबोध को अगर याद किया जाएगा किसी खास एक चीज के लिए, उनकी आलोचना दृष्टि को और साथ ही उनकी रचना को भी, तो ये दोनों चीजों का एक साथ होना, रचना की स्वायत्तता और साथ ही साथ उसकी समाजबद्धता। जरा गौर कीजिए, उस दौर में जब चीजें एक तरफा चली जा रही थी, नई कविता का वो दौर, नई कविता की उस दौर में स्वायत्तता ही सबसे बड़ा साहित्यिक मूल्य था। उसके खिलाफ मुक्तिबोध ने जो संघर्ष किया उसमें उन्होंने स्वायत्तता की भी बात की, उसको नकारा नहीं। तो ये प्रसंगवश मैंने इस बात का जिक्र किया। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि कभी कभी होता ये है कि हमारा परिवेश हमको लिखवा लेता है, यानी कि अपने आप को लिखवा लेता है, कोई शहर अपने आप को लिखवा लेता है, क्योंकि लेखक जो है अंततः अपने परिवेश को ही तो जीता है या अपने परिवेश में ही जीता है, इसलिए उसे ही रचता है। वरना सारी चीज़ों को हम अलग कर दें तो आखिर लेखक के पास बचता क्या? जीवन और परिवेश। वो लेखक जो दावा करता है कि रचना में पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, वो भी अंततः जीवन को ही लिखता है, कम या ज्यादा। मार्क्सवादी साहित्य ने ज्यादा पर जोर दिया और उससे थोड़ा भी अलग रास्ता अगर किसी ने दिया तो उसकी आलोचना की। बहरहाल हम ये पाते हैं कि जिस तरह से मैंने कहा कि अलग तरह का पाठ मुक्तिबोध और मलय जी की कहानियाँ रचती हैं, इसलिए उनमें एक तरह की, अगर आप थोड़ा सरलीकृत शब्द का इस्तेमाल करें तो प्रयोग धर्मिता दिखती है। हालांकि ये प्रयोगवादी प्रयोग धर्मिता नहीं थी, ये रचना के साथ और जीवन के साथ जोड़ने की कोशिश में सहज रूप से उभर आई प्रयोग धर्मिता। और यही वजह है कि इन दोनों लेखकों की रचनाओं का, कहानी हो चाहे कविता, उनका चेहरा बिल्कुल अलग ही दिखाई पड़ता है। वो सपाट नहीं है, वो भिन्न पाठ तैयार करती हैं और एक अलग तरह की कथा भाषा लेकर आती है। मलय जी की कथा भाषा हिंदी के सामान्य प्रचलित कथा भाषा और उसके विन्यास से बिल्कुल अलग है, इसलिए उनका जो कथोपचार ट्रीटमेंट है वो भी काफ़ी भिन्न दिखाई पड़ता है। और इतना भिन्न कि कई बार लगता है कि उनके अंदर जैसे एक सपाट किस्म की निबंधात्मकता भी घुस आई, और कुछ इतनी कि एक बार की वो कहानियों की तरह भी नज़र नहीं आती। तो हिंदी कहानी की एक जो पूरी सामान्य संरचना रही है, सरल प्रेमचंदीय शैली की, उसमें कहानी एक बिंदु से शुरू होती है, धीरे धीरे आख्यान आगे बढ़ता है और फिर उसके बाद वो उतार की ओर आता है, उपसंहार की।
तो आरंभ से लेकर अंत तक पूरी की पूरी ये वक्र रेखा बनती है, ये उसको पाठक महसूस